आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इज़ ए एक्टर, राइटर, पोएट, ऑथर, ऑल्सो स्केचर। इन सब के बावजूद भी वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। उनकी एक कहानी है जो कि सबको सुनानी है। तो कहानी सुनने से पहले लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्मी लोग मुझसे थोड़ा डरने लगे बॉम्बे एयरपोर्ट पे। ऐसा क्यों? आपका रोल क्या था मतलब कस्टम में? मैं बेसिकली वहाँ पे बॉम्बे एयर कस्टम्स में था, तब यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर था। तो वहाँ पे मेरी पहली रूबरू या मुलाकात हुई हमारे गुरु जी अब्बास मस्तान जी के साथ। मैंने उसको लिखा है, उसके कंटेंट्स लिखे, और जिसको नेटफ्लिक्स और नीरज पांडे जी ने वर्ल्ड के सामने लाने जा रहे हैं। तो नीरज जी ने हमारे कंटेंट्स को प्रोफेशनली ले लिया, और अभी उन्होंने एक शो बनाया तस्करी। हम बहुत इजीली मीडिया में बोल देते कस्टम वाला ऐसा है वैसा है, लेकिन उसका बैकड्रॉप में नहीं जाता है कि वो अपने लाइफ को कैसे खोता है। आपको ऑनेस्टली बोलूं कि फिल्मी लोग कस्टम्स वालों से दोस्ती इसलिए रखते कि उनके हजारों काम पड़ते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। रिलेशन मेंटेन रहने चाहिए बस। लेकिन वो सब, इन माई लैंग्वेज दे आर ऑल द सेल्फिश। काम निकल गया, ख़त्म हो गया। मेरे शो को बनाने में उनको ज़रूर 5 साल गए, बट आई थिंक जो निखर के आएगा वो आई थिंक हर कोई नहीं बना सकता है। जहाँ तेरी सोच रुकती है ना, वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। जहाँ तू खत्म होता है वहाँ जन्म मैं लेता हूँ। क्योंकि कैरियर या स्मगलर हमसे ज़्यादा ब्रेन लगाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे ब्रेन की धज्जी आप उड़ा देते हो। क्योंकि मैं कितना हाइड करता हूँ, उस हाइड को पता आप अपने हिसाब से लगा लेते हो। लेकिन मैंने ये सोचा कि पैसे जाने दो, लेकिन ईमान मत जाने दो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इसका लांछन सबसे ज़्यादा लगता है कि उसने पैसे मार दिए। सर कैसे हैं आप? ऊपर वाले की दुआ से एकदम। सर, आप कैसे हैं? सर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सर आपसे मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? परिवार, मैं अपने माता पिता का एक इकलौता पुत्र हूँ। छोटा सा परिवार है मेरा, बहुत बड़ा परिवार है बाकी तो आप सब ही परिवार है, मानने के ऊपर है। अगर आप सोचो तो एकाकी भी है, और आप सोचो तो परिवार भी है। तो उसकी परिभाषा बहुत ही बड़ी है, बट परिवार है। तो जहां तक कि मैं शहर कानपुर से ही हूँ, और पहले ही बोल चुका कि माता पिता का एक पुत्र था। छोटी अवस्था में ही शायद मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। ये कोई 15 साल का था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरी माँ ही मेरी माँ थी और मेरे पिता थे, और यहाँ तक पहुंचा दिया। सुमित सर, आपका चाइल्डहुड कैसा था? कठिन प्रश्न है। मैं अगर कष्ट मध्यम के बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा तो यही होगा जो हर चीज आपको बहुत इजीली यानी बहुत अच्छी तरह से मिल जाए, तो वो आप कंफर्ट जोन में आ गए ना। चांदी के चम्मच में आपको हर सामान मिल गया। मैं ये बोलूंगा मध्यम था। ऐसा भी कि नहीं कहूँ कहूँ मुझे कुछ मिला नहीं, ईश्वर की अनुकंपा से मुझे सब कुछ मिला। लेकिन हाँ, जो कुछ भी मिला उसको पाने के लिए मुझे काफी मेहनत करना तो अभी हार्डवर्क करते हैं आप। पड़ा। हार्डवर्क किया आपने बहुत। सर आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ ये कैसे गई? बहुत अच्छी। अ, कानपुर से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। शिक्षा से कहूं, मैं एक अच्छा पठन पाठन में था। यानी एक होता ना कि लेबल ABC, तो कभी बी और सी नहीं हुआ, ए हुआ।
अब आज की जनरेशन में तो ये हो गया कि पेरेंट्स अगर कहता है 95% मार्क्स नहीं आए तो वो बेकार है, चाहे टीचर्स हो, स्कूल्स हो, तो वो मेरे कॉन्सेप्शन में गलत है। इसका मतलब स्कूल का ही कोई लेवल नहीं है, तो वो बेटर एस्पेक्ट ढूंढ रहा है ना। स्कूल वो अच्छा है, वो एजुकेशन सेंटर अच्छा है जो कि सी ग्रेड को ए ग्रेड कर लेता है। तो मेरे टाइम में जो स्कूलिंग था ना, तो उस समय जो सी ग्रेड वाला भी था, शायद मेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लेवल में, बहुत अच्छे पोस्ट में, एंड दैट टाइम दे वेल आई थिंक द बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। तो उस हिसाब से उस वक्त मैं अच्छा था। मुझे आज भी याद है कि मैं आर के मिशन और जेवियर्स का पढ़ा हूँ, तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो आई थिंक सेकंड डिवीजन आए थे, और उस जमाने में बोर्ड में सेकंड डिवीजन आना भी एक टफ जॉब था। फर्स्ट डिवीजन तो बोल दीजिए। ओके, तो हाई स्कूल मैंने भी आई थिंक क्लास 10 में भी सेकंड डिवीजन आया था, 4-5 नंबर से रह गया था। आपने थिएटर कब से स्टार्ट किया? थिएटर मैंने आई थिंक चाइल्डहुड में ही शुरू कर दिया था। क्लास 7th में मुझे याद है कि स्कूल में कुछ थिएटर हो रहा था, तो मेरा पहला थिएटर था हिरण्यकश्यप मर्डर, वो नाम मुझे याद है। स्कूल में था और हमारे एक मित्र हैं श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव जी, उनके पापा तब वो डायरेक्ट करते थे। बाद में मैंने उनके साथ बड़े शोज में काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमारे कुछ ग्रुप में काम किया। तो मेरा पहला स्कूल में जो थिएटर था हिरण्यकश्यप मर्डर, तो मैं उसमें हिरण्यकश्यप की भूमिका की थी। ये मुझे याद है क्लास 7th में। तो क्लास 7th में आई थिंक 77 या 78 में किया होगा, बिकॉज आई पास्ड आउट 83 में, मैंने 10th किया था उस हिसाब से। पहला शो तब किया था। और इसके आगे आप प्रश्न पूछो कि आगे का सफर कैसा रहा, तो वो भी मैं एकदम संक्षिप्त बताता हूँ। इस शहर के कुछ जो गणमान्य है अभिनय, कुछ एक दो अभी भी है, बाकी लोग तो हमारी तरह इर्द गिर्द हुए हैं। तो मैं उन, हमारे एक मित्र है ऋषभ उमर, ऋषभ हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। तो वो एक रामनगर जा रहे थे, नाटक कुछ फेस्टिवल या कंपटीशन था, तो उसमें उन्होंने कहा चलो मेरे साथ घूमने चलो नैनीताल, रामनगर पास में ही है। तो मैं उस जमाने में यूथ हॉस्टल्स में काफी एक्टिव था, अभी भी यूथ हॉस्टल्स है लेकिन मैं अब नहीं हूँ उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उनके साथ मैं गया रामनगर उस नाटक कंपटीशन पे। तो वहां पे किसी एक रंगकर्मी की कुछ तबीयत खराब हो गई, और अगले दिन उनका नाटक था, और वो ऐसी अवस्था में नहीं थे कि वहां पे जाके प्ले कर पाए। तो ऋषभ जी के डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, उन्होंने कहा कि यार इनसे पूछो कि ये 4-5 डायलॉग है, खड़े होके बोल सकते हैं। मैं तत्तू रोटा बहुत था, यानी मैं अपने साइंस के फॉर्मूले भी याद करता था, केमिस्ट्री है। तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटा सा काम है, 2 या 3-3 4-4 लाइन के, लेकिन उसमें बेसिकली आपका मोमेंट्स बहुत थे। तो उन्होंने मुझे रात को बताया और मैंने किया, अच्छा परफॉर्म हो गया, ताली बज गई तो अच्छा परफॉर्म हो गया ना। वहीं से मेरा रंगमंच का दौर शुरू हुआ। ये फिर जब वो होता ना, जब आपको किसी नई चीज का शौक लगे और उसको आप गंभीरता से ले, तो वो बहुत गंभीरता हो जाए। तो मैंने हम्म, हमारे पिताजी के मित्र थे, और कानपुर रंगमंच में उन लोग सब पुराने, जैसे वेटरन्स कहते हैं, बहुत नामचीन थे। तो जो हमारे दिवंगत गुरु जो हैं, वो प्रॉपर मेरे गुरु थे रंगमंच के, स्वर्गीय नारायण साहेब चौधरी जी, वो है नहीं। तो वो मेरे पिताजी के साथ ही
नौकरी में थे, मेरे पिताजी थे नहीं, तो वही सब गुरुजन थे मेरे। उनकी एक संस्था थी नाट्यकर्मी, और उस जमाने में एक और थी, क्या नाम है इनका, चपटा? सत्यमूर्ति, अतुल्य जी का, सत्यमूर्ति जी लोगों का भी ग्रुप का नाम बोल रहा हूँ। ये सब आर्य नगर, बेसिकली कानपुर में रंगमंच दो जगह से होता था। एक शहर जो बिराना रोड या रामनारायण बाजार, तो वो एक रंगमंच का गढ़ था, और दूसरा गढ़ था आर्यनगर। आर्यनगर, जहाँ पे वो मॉडल क्या है आपका, स्वरूप नगर। स्वरूप नगर में वो जो है ना, पैटीज वगैरह जो, अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स के बेकरी, सामने मॉडल बेकरी, हाँ। उसके बगल में एक, अभी वो मुझे याद नहीं है शॉप का नाम, तो वहीं पे इकट्ठा होते थे सब लोग, शाम को सारे आर्टिस्ट मिल रहे हैं। काफी लोग। धीरे धीरे मैं भी उसका एक पात्र बनता गया, और वो बड़े लोगों का ग्रुप हुआ है, धनाढ़ लोगों का ग्रुप। अच्छा, और रंगमंच बेसिकली तब या तो कायस्थों का था या तो बंगालियों का था। स्टार्टिंग कैसे हुई थिएटर की कानपुर में? स्टार्टिंग तो 50s के पहले हुई, जैसा कि मुझे पता है कि, जितना मुझे इन माय नॉलेज, कि शहर रामनारायण बाजार के आसपास एक बंगालीज का मेस हुआ करता था। तो वहाँ पे सब कलकत्ता से लोग, यहाँ बंगाल केमिकल, टाटा और इस सब में, वहाँ से लोग आके जॉब कर रहे थे, और दे आर ऑल बैचलर्स। तो उन्होंने रंगमंच शुरू किया, नाटक शुरू किया। उस ज़माने में ये लोग बोलते हैं कि हम लोग पूरा स्टेज बनाते थे, बांस बल्ली फलाना ढिकाना ये सब बांधते थे, और तब जाके वो डायस बनता था। तब आर्यनगर की दुर्गा पूजा जो अब शायद कहीं शिफ्ट हो गई है, तो उन लोग वहीं करते थे, या फूलबाग में, जो अब वहाँ फूलबाग में भी शायद दुर्गा पूजा है। उस ज़माने दुर्गा पूजा में ही ज़्यादातर पूजा में लोग नाटक करते थे, वो बंगालियों का ही था। वो धीरे धीरे बाद में चेंज हुआ, जो कि आर्यनगर में शिफ्ट हुआ। फिर आर्यनगर में काफ़ी, मैंने बोला ना कि तब कायस्थों का जोर पड़ा, सत्यमूर्ति सर और नारायण साहब चौधरी, उसके बाद जिन्होंने दंगा लिखा, अपूर्व अग्नोत्री, ज्ञानदेव अग्नोत्री सर, ये काफ़ी लोग बड़े बड़े थे, PS निगम साहब। तो इन्होंने एक अपना अलग ग्रुप बनाया, और बहुत दिन काफ़ी, तब होता था ये लोग बड़े रंगकर्मी हैं। तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया, और मैंने पहला ही बड़ा प्ले किया, जो कि बहुत ही बेसिकली चैलेंजिंग था। और जो चरित्र मैंने किया, वो कानपुर शहर का सबसे बड़ा रंगकर्मी करने वाला था, जिसका नाम था विजय बनर्जी। विजय बनर्जी शायद बैंक में या कहीं जॉब करते थे। तो समहाउ क्या इंटरनल बात है वो मुझे तो, मैंने कभी पूछे, क्योंकि मैं तब सबसे जूनियर था, और उस ग्रुप में सारे वरिष्ठ थे। वरिष्ठ मतलब कि मैंने चाय बनानी भी वहीं सीखी। वहाँ तब ये होता था, जूनियर आए वो पहले चाय बनाना सीखे। तो हाँ, ये रिवाज था। तो तब मैंने चाय बनाना सीखा, क्योंकि नाटक करना है। तो अब जो भी हो, रिहर्सल चल रहा था। एक टंडन साहब है उनका, बैंक के, उनको बैंक में थे, वो भी थे काफ़ी। और फैज़ल था, एक सुधीर मिश्रा जी थे। सुधीर मिश्रा जी अमर उजाला और आज के काफ़ी सब एडिटर वगैरह थे, हमारे अच्छे मित्र थे। अभी कहाँ है तो मैं बता नहीं सकता हूँ। 80s से लेकर अब तक कानपुर में कुछ बदलाव हुआ है थिएटर में? अब आजकल मुझे तो नहीं लगता थिएटर होता है, पर होता है थिएटर। होता है, पता नहीं चलता है। मेरे ज़माने में शायद कभी कभी कंपटीशन होता था कि हॉल नहीं मिलता था, क्योंकि और एक ही जगह आर्य नगर धर्मशाला में पता चला 3 या 4 कमरों में रिहर्सल हो रही है। तो उसमें होता था, भाई अपना कमरा बंद करो, आवाज़ आ रही है। क्योंकि वो दौर था लाइव म्यूज़िकल प्लेस का। और उस समय रिहर्सल में ऐसा नहीं था कि 4 दिन पहले म्यूज़िक वाला आएगा। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम जो रिहर्सल करते थे विथ म्यूज़िक करते थे। वो हमको मोमेंट्स बताए जाते थे, किस मोमेंट में चलना है। अभी तो क्या काफ़ी फ्री हो गया है, सभी डायरेक्टर हैं। पुराना कानपुर कैसा था जो कि अब बदल चुका है?
बड़ा निंदा करूंगा तो कहेंगे बताइए आप इस शहर के होकर निंदा कर रहे हैं। अब सच बता दीजिए जो सच है। मैं तो निंदा ही करता हूँ इस शहर के आज के समय को। जो 2008 में मैंने शहर को छोड़ा था ठीक था, लेकिन मुझे लग रहा है कि डे टू डे यानी दिन पर दिन हम पतन की तरफ जा रहे हैं। यानी सिविलाइजेशन खत्म की तरफ है। वो कल ही मैं किसी से मिला था तो उन्होंने कहा कि कानपुर में मुख्यतः 3 चीज़ें हैं, क्या क्या? धूल, धुआं और धोखा। तो मेरे दिमाग में भर गई तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो तुमने धा से बना दिया, लेकिन उसमें जल्दबाजी भी है। जल्दबाजी में आदमी ये नहीं सोचता कि उसका अगला पल क्या होने वाला है। एक साथ 2 काम करता है, गाड़ी भी चलाता है, मोबाइल भी लगाता है, और जब ठुक के ऊपर चला जाता है तो आंसू घर वाले बहाते हैं। तो कानपुर में डिटोरेशन है, बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। जैसे मैं ही हूँ, मैं कानपुर छोड़ के चला गया और मुझे अब इस शहर में आया हूँ वापस कुछ दिनों के लिए, तो मैं दिन गिनता हूँ कि आज इतने दिन हो गए। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उस सोच को पूरा करने के लिए वो ग्राउंड नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कैलिबर सब है। हम बहुत समय सोचते हैं, अरे बोला जाता है हम बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जुड़े हुए हैं, पता लगा ये भी कानपुर का है, वो भी कानपुर का, सब बड़े टॉप लेवल पे। बट क्वेश्चन वही प्रश्न चिन्ह आ गया कि हम वहाँ से क्यों आ गए। रीज़न सुविधाएं नहीं है। बोलते तो सब कुछ है, जैसे यहाँ तो योजनाओं का ही देश है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें हमें आपको करना है। हम बोलते हैं, मैं भी आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं वहाँ जाके यहाँ कुछ करूँ, लेकिन वो सपोर्ट नहीं है। उसका एक आपको रीज़न देता हूँ कि जब मैंने 5 साल पहले वो मंटो नाटक किया था तो मैंने बोला था मैं फाइनेंशियली सब कुछ करूँगा, लेकिन हमें सीरियसनेस चाहिए। पता लगा 6 बजे का है, मैं सब काम छोड़ के 6 बजे पहुँच गया। जिसको एक्टिंग करना है, जिसको जो करना है, वो 8 बजे पहुँच रहा है। तो समय की मूल्यता नहीं मालूम उनको। ये प्रॉब्लम है, हम लोग वक्त से पहले नहीं वक्त के बाद पहुंचते हैं। वही ना, यही तो सिविलाइजेशन नहीं है। हम अनप्रोफेशनल हैं, हमें समय का पता ही नहीं कि हमारा समय कितना मूल्य है, वो चला जा रहा है। अक्सर मैं अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, मुझे पता है कि 9:30 मुझे निकलना है, लेकिन इस शहर में आके फिर वैसे ही होता जा रहा हूँ, अरे 5 मिनट में तो पहुँच जाऊँगा ऑफिस। तो क्या होता है, कर रहा हूँ काम, लेकिन मैं वो ऑफिस जो 9:30 पहुँचना उसको भूल जा रहा हूँ। फिर क्या होता है, जब वो 9:15 आ जाता है ना, तो मुझे फिर जो अभी देश की जो सबसे सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत चली है, वो 15 मिनट की तरह हमको अपने जीवन चलाना पड़ता है। तो वैल्यू नहीं है, हमें अपने टाइम की वैल्यू हो जाएगी, और जिसको वैल्यू हो जाती है वो शहर छोड़ दे रहा है, वो निकल जा रहा है। कुछ है ही नहीं। सर, आपका हाथ काफ़ी अच्छा है क्विलिंग आर्ट और वर्ली आर्ट में। इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में? हाँ, कोरोना। द हैपन थिंग अबाउट क्विलिंग, आप थे क्या कोविड में? आप किस जगह थे? मैं बम्बई में ही था। मैं क्विलिंग की बात करता हूँ पहले। ये दोनों हमारे रुचिकर कला है। क्विलिंग मैंने सीखा कैसे, ये प्रश्न मैं हर बार मुझे पूछा था, और हर बार उसका एक सवाल देता हूँ कि मैं बॉम्बे में एक एजेंसी में पोस्टेड था, जहाँ पे कि पूरा वर्ल्ड कस्टम्स के लोग पढ़ने आते थे। हाँ, बेसिकली इंडिया इज़ द एशियन कंट्री का हेड था, तो हम जिस एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो लोग वहाँ कस्टम्स वाले हैं, वो हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। तो एक भारत सांस्कृतिक भंडार है, तो हम स्वागत आवभगत करने में हर वक्त एक नंबर में रहते हैं, चाहे कितने भी पापी हों। लेकिन हम अपनी इस अदब को कभी नहीं भूलते हैं, जो आदिकाल से अनंत काल से हमको मिली हुई। तो हमारे कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने कहा, कुछ मुझे लगता है कि
अफ्रीका के एक छोटा सा टैंगो या कोई ऐसा कंट्री था, वहाँ की चेयरपर्सन आई थी, तो उनको मुझे कुछ गिफ्ट देना था। तो बॉम्बे में चर्च गेट पे एक एशियाटिक एक बहुत बड़ा गिफ्ट सेंटर है। स्ट्रीट पे? हाँ, चर्च गेट स्टेशन के ठीक सामने ही है। आप एशियाटिक बहुत बड़ा गिफ्ट सेंटर है। तो मैं उस गिफ्ट सेंटर में गिफ्ट दिया, और सरकारी पैसे तो लिमिटेड होते हैं। पता चला कि इतना अमाउंट XYZ अमाउंट दे दिया गया, और इस अमाउंट में आपको सामान खरीदना है। तो एनी हाउ उस शॉप में पोर्ट्रेट दो चार लगे थे छोटे छोटे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा ये व्हाट इज़ दिस? तो सेलर ने मुझे बोला कि सर इसको क्विलिंग बोलते हैं। तो मैंने कहा दिखाओ। उसने मुझे दिखाया, तो मैंने प्राइस पूछा, तो उसने बोला ये 10,000 रुपये। 10,000 स्ट्रीट पे मतलब बिक रही इतनी महंगी? ये स्ट्रीट नहीं, एशियाटिक इज अ शॉप, बट वो बहुत बड़ा गिफ्ट कॉर्नर है चर्च गेट स्टेशन के सामने। 10,000 रुपये। मैंने कहा ऐसा क्या आर्ट है? अब हम लोग तो गूगल वाले हो गए हैं, हम आप सभी लोग। मैंने उसको गूगल किया, क्विलिंग, तो 10,000 तो मेरी सीमाओं के बाहर था, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस थी। तो मैंने कुछ फिर मोमेंटो टाइप का देखा, लेकिन वो मेरे दिमाग में भर गया। एंड द सेम डे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब रात को घर वापस आ रहा था, तो अंधेरी स्टेशन उतरने के बाद हमारे अंधेरी वेस्ट में एक अनुपम स्टेशनर्स की शॉप है। मैं उस शॉप में गया और मैंने कहा मुझे क्विलिंग का सामान चाहिए। तो उसने बेसिक एक डब्बा दिया मेरे को, कहने ये बेसिक है बच्चों का। तो 4-5 साल के बच्चों का ही था, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे और कुछ स्ट्रिप्स थे उसमें। और मैंने आके यूट्यूब, तो आजकल सबसे बेस्ट टीचर है वर्ल्ड का, मैंने देखना शुरू किया, फिर बनाना शुरू किया। इतनी जल्दी तो कोई भी पारंगत नहीं हो सकता। उसके बाद ही क्या हुआ, अचानक देश क्या पूरे संसार में कोरोना महामारी आ गई, तो मुझे पूरा ना फुल ऑफ टाइम मिल गया। तो क्या हुआ, मैंने पहले ना कागज़ काटने शुरू की। क्योंकि उसका भी एक मैकेनिज्म है भरने। एक मैकेनिज्म है, और उसको क्या है, हर वक्त फॉर्मूला रहता है कि प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस, एंड इट इज़ द रिजल्ट। तो ऐसे धीरे धीरे करने लगे। तो सबसे पहले ज्वेलरीज बनानी शुरू की, यानी कान के, या धीरे धीरे, क्योंकि वो एक आर्ट है पेस्टिंग करना। फिर धीरे धीरे मैं उसके मूवमेंट सीखा। वो बाकी तो गॉड इज़ ग्रेट, ऊपर वाले की मेहरबानी कि आज मैं एक प्रोफेशनल क्विलिंग आर्टिस्ट हो गया हूँ। मैं पिंटरेस्ट में देखता हूँ कभी कभी कि मेरे लाखों फॉलोअर्स हो रहे हैं, मेरे वो सेल होते हैं। तो समय की कमी है, नहीं तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट था। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप एग्जीबिशंस लगाओ, सेल करो। सेल तो हो जाता है। इसी तरह से वारली महाराष्ट्र का एक आदिवासी कला है, और मैंने उसका प्रारूप थोड़ा एडवांस लिया है। लेकिन मैं हर वक्त, मेरे गुरु बच्चा ही है, लेकिन गुरु गुरु ही है। तो कृष्णा भुसारे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वारली का, आप लोग की एज का ही है वो अभी उसको कुछ महीने पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर मिला। उसके पास में, उसके गांव कई बार गया हूँ सीखने। और आप किसी चीज़ को सीखना हो तो उसमें तल्लीन होना पड़ेगा, डेडिकेट, हर वक्त उसी के बारे में सोचना, उसी को। तो उसी तरह से क्या हो, मैं बॉम्बे में जब ट्रैवल करता तो सारा समय पिंटरेस्ट देखने में गुजरता है या यूट्यूब में देखने में गुजरता था, बाकी तो प्रैक्टिकल खुद। इस तरह से वारली और क्विलिंग में महारत हो गया। आपका थिएटर का बैकग्राउंड रहा है, आप मुंबई कैसे पहुंचे? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रेज़ आप सबको है वो खून मेरे शरीर में भी था। तो क्या हुआ कि मैं यहाँ पे
यहीं पे ही कानपुर में ही पोस्टेड था सेंट्रल एक्साइज में। तब सेंट्रल एक्साइज होता था, जो कि आज जीएसटी हो गया है। 2017 के बाद से तो देश में सारे स्ट्रक्चर बदल गए। उससे पहले सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स होता था। तो ओरिजिनली सेंट्रल एक्साइज, तो हमारे यहाँ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। तो बेसिकली मैं रूट लेवल से सेंट्रल एक्साइज का हूँ, लेकिन कस्टम्स में डेपुटेशंस पे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टिंग्स होती है। तो एक्टर वाला जो कीड़ा था वो मेरे दिमाग में हर वक्त था। तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हम लोग के पोस्टिंग्स होती रहती हैं सेंट्रल एक्साइज वालों की, तो उनके ऑप्शंस आते रहते। तो मैंने भी अप्लाई किया और दिमाग में था कि एयरपोर्ट जाऊंगा तो फिल्मी लोगों से मुलाकात तो इजी मोड ऑफ हो गया ना, वो तो डेली आना जाना उनके लिए, तो उनका रेलवे स्टेशन ही मान लीजिए। तो खैर अभी तो बहुत चेंज आ गया है। तो उम्मीद होता है, विज़न मैंने देखा वही था, और विज़न को अगर आपने डिटर्मिनेशन में बदल दिया तो रिज़ल्ट ओरिएंट हो जाता है। तो 2009 में मैं जब यहाँ से गया, तो यहाँ थिएटर ही करता था। उससे पहले मैंने कहा शायद कैमरा देखा नहीं था कभी, एक हिच थी। तो कुछ एक ऐसा मोमेंट आया कि फिल्मी लोग मुझसे थोड़ा डरने लगे बॉम्बे एयरपोर्ट पे। ऐसा क्यों? आपका रोल क्या था मतलब कस्टम में? मैं बेसिकली वहाँ पे बॉम्बे एयर कस्टम्स में था, तब यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर था। और वहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम है बॉम्बे एयरपोर्ट पे जो कस्टम्स का, वो यूनिफॉर्म में एक पार्ट है, एक पोस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड पीआरओ। तो मैं उस पीआरओ पोस्ट को पा गया था अपने कैलिबर से या अपनी कैपेबिलिटी से। तो क्या होता है, पीआरओ इज़ द फुल पावर, जिसे कहते हैं ना, इज़ अ पावरफुल पोस्ट। जो भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएगा या कोई भी आएगा, वो पीआरओ से विदाउट परमिशन जा नहीं सकता वहाँ। आप केस हैंडल करते थे? हाँ हाँ। तो वहाँ पे मेरी पहली रूबरू या मुलाकात हुई हमारे गुरु जी अब्बास मस्तान जी के साथ। ये शायद 2010 के आसपास की बात है मेरी, क्योंकि मैं पीआरओ था और वो रात का समय था। हमारे एक वरिष्ठ मेरे थे कलीग मिस्टर शक्ति सिंह साहब, वो बहुत अच्छे गायक भी हैं और आईसीसी क्रिकेटर भी हैं। वो बेसिकली रणजी हिमाचल के कैप्टन भी थे। तो वो हमारे दोस्त थे और फिल्मी लोगों से उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी। उन्हें पता था कि ये बवाली टाइप का आदमी है, ये लोग आएंगे कुछ ना कुछ करेगा। तो मिडनाइट में उनका फ़ोन आया कि आज ऐसे ऐसे मित्र आ रहे हैं अब्बास मस्तान साहब, तो थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देना और कुछ चेकिंग वेकिंग थोड़ा नॉर्मल रखना, कर लेना लेकिन ज़्यादा कुछ मत करना। अब शक्ति जी हमारे बड़े अभिन्न मित्र थे, 15-20 साल पहले पुराने, क्योंकि हम लोग साथ में रंगमंच वगैरह भी किए डिपार्टमेंटल। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कल्चरल इवेंट्स होते हैं। तो पहले करता था, अब मैं नहीं करता, पहले मैं रेगुलर था पार्टिसिपेंट। तो मैंने कहा शक्ति जी का फ़ोन आया तो भाई मानना पड़ेगा। और शायद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो, कि मैं अब्बास जी और मस्तान जी और हुसैन जी, वो तीनों भाई हैं। बेसिकली अब्बास जी और मस्तान जी का ही नाम आता है, बट वो बेसिकली 4 भाई हैं। 4 भाई हैं? बट 3 लोग फिल्मी हैं और एक जो सबसे बड़े भाई, वो उनका पेरेंटल जो भी बिजनेस है उसमें इंगेज है। तो आपको पता है उनका यूनिफॉर्म वाइट है, ड्रेस कोड सभी को। मैं उनका इमिग्रेशन पे रिसीव करने गया, क्योंकि अगर किसी को स्वागत करना है तो एकदम प्रॉपर तरीके से उसको अगर इज्जत देनी है तो पूर्ण रूप से। अब आजकल देखा आप लोग के मॉडर्न स्टाइल पे पैर छूते हैं, लेकिन हवा में हम पैर छूते हैं तो पैर में स्पंदन होता है आदमी के, बिकॉज वी आर टचिंग द फीट्स। आपके टाइम में तो हवा में पैर छू लिया, रिस्पेक्ट हो गया। कुछ लोग किसी कम्युनिटी को बोलते हैं, लेकिन मैं कम्युनिटी में आजकल हर मैं देखा पैर छूने का स्टाइल वही है। तो मैं प्रॉपर गया, उनको मैंने रिसीव किया इमिग्रेशन से। एक
कटसी थी तो शायद मैंने उनको चाय ऑफर किया और बाकी सामान वामान के लिए अपना स्टाफ लगा दिया। और लेकिन प्रोटोकॉल, अपने डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल पूरा मेंटेन किया मैंने। उनका लगेज भी प्रॉपर चेक हुआ था। नहीं, जनरली क्या होता, मैं किसी को अपना नंबर देता नहीं था, और वो शायद मेरी लाइफ में फिल्मी पहला इंसान था जिसने मेरा नंबर मांगा। नंबर मांगा आपसे? और मैंने, शायद मेरा फेट चेंज होने वाला था, तो मैंने उनको सही नंबर दे दिया। जनरली मैं किसी को अपना सही नंबर देता ही नहीं था, और डिजिट ऊपर नीचे कर देता हूँ, कभी कभी आज भी करता हूँ बाय प्रोफेशन। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा कोई वो है, प्रोफेशनली कर देता हूँ। तो मेरा नाइट शिफ्ट था, सुबह 8 बजे के बाद हमारी शिफ्ट ख़त्म होती थी, तो मैं घर जाके सोना। जब मैं शाम को 3-3:30 बजे उठा तो देखा 17 या 18 मिस कॉल, 222-555। वो नंबर आज भी मेरा सर का नंबर है, तो वो नंबर मैं कभी डिलीट नहीं करता हूँ, और वो नंबर उनका है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उन तीनों ब्रदर में एक ही फ़ोन आज भी है, आज भी है? और फ़ोन मस्तान जी के पास रहता है, सेकंड नंबर। अब्बास जी इज़ एल्डर ब्रदर। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा इतने मिस कॉल है, पता नहीं हो सकता किसी ऐसे इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने उससे बहुत तहज़ीब जिसे होता है ना, कि तहज़ीब, मुझे उन्होंने अपने ऑफिस में आने के लिए भी बोला कि एक दिन आप आइए। तो बड़ा रिक्वेस्ट मैनर में बोला था। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बोला था कि आप सुमित जी कभी भी, आज भी वो मुझे जी करके ही बोलते हो, और मुझे क्या सबसे जी करके बात करते हैं, और तीनों लोग सबको रिस्पेक्ट देके बहुत रिस्पेक्ट देके बात करते हैं। और इवन कि उनके बेटे वगैरह भी बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। एक तहज़ीब, लहजा जिसे कहते हैं ना, वो है। तो फिर उन्होंने शक्ति जी को भी थैंक्स के लिए फ़ोन किया था, तो शक्ति जी ने उनको मेरे बारे में बताया कि वो एक अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छा एक्टर भी है, और थिएटर का एक्टर है, कभी मौका लगे तो उसको आप चांस दीजिएगा। उसी दौरान एक्चुअली वो गए थे प्लेयर्स फिल्म की रिकी करने साउथ पोल, तो वो वहीं से आए थे। तो शायद उनका मिलना इस तरह हो गया, और मेरे भाग्य की रेखा का बदलना। और 2 या 3 दिन के बाद सर का फ़ोन आया कि आपको टीनू देसाई जी फ़ोन करेंगे। टीनू देसाई जी? टीनू देसाई रुस्तम फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो नीरज पांडे जी ने एक फिल्म बनाई थी रुस्तम। उस फिल्म को टीनू देसाई ने किया था, बट टीनू देसाई उसमें एसोसिएट डायरेक्टर थे प्लेयर्स फिल्म में। 2 या 3 दिन बाद, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा ऑफ था और मैं पैलेडियम मॉल में घूम रहा था। वो छुट्टी के दिन फर्स्ट डे तो मेरा सोने में जाता था, और सेकंड डे थोड़ा घूमने घामने को, बम्बई को देख रहा था, बम्बई समझ भी रहा था। नया था शहर आपके लिए? नया भी था, और बम्बई शहर मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से समझ रहा था। तो अब्बास जी का फ़ोन आया कि आपको कल एक स्क्रीन वो देना है, टेस्ट। तो सुनने के बाद तो इंटरनली मुझे आज भी याद है, खुशी के मारे मेरा, लेकिन दूसरे मोमेंट में मैंने कहा कैमरा तो कभी देखा ही नहीं, डर एक अंदर से। खैर एनीवे, डर गया तो मर गया वाली कहानी। तो मैंने कहा ठीक है, कल देखा जाएगा। तो हाफ एन आवर में टीनू जी का फ़ोन आ गया मेरे पास कि कल आप यहाँ आ जाइएगा, वहाँ पे आपका स्क्रीन टेस्ट करूँगा। तो वेरी नेक्स्ट डे मैं गया। देखिए, फिल्म और थिएटर ज़मीन और आसमान। उन्होंने मुझे 2 लाइन के एक डायलॉग दिया और बोला आप अपने हिसाब से इसको प्ले करिए। और मैंने स्पॉन्टेनियसली शायद 2 बार या 3 बार पढ़ा, और उसके बाद मैंने बोला कि मैं करना चाहता हूँ।
तो वो अब्बास जी के ऑफिस में ही उन्होंने बुलाया था मुझे और मैंने उसको प्ले किया। अगले दिन 11 बजे के आसपास मस्तान जी का फ़ोन आया कि अरे आप रियली छुपे रुस्तम हैं, आपको हम साइन कर रहे हैं। वाह। तो फॉर ए मोमेंट तो मैं एकदम समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसी दौरान मैं कुमार से वासु भगनानी से भी बात करता था। वासु जी से मेरी अच्छी दोस्ती थी। तो इस तरह से मैं फाइनल हो गया। पहले किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए फाइनल हुआ था, लेकिन क्या है वो फिल्म में फिल्मी बच्चे कुछ ज़्यादा थे। तो एनी हाउ तब मेरे अंदर एक थ्रिल था कि मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म में एक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए सेकंड जर्नी, एक हैप्पी मोमेंट था और दूसरा एक बड़ा मोमेंट था, शायद वो मेरा ड्रीमफुल मोमेंट था। मैंने विनोद खन्ना जी को ऑलवेज सुपरस्टार ही माना था। मैंने कभी खन्ना जी या राजेश खन्ना या बच्चन साहब को एक्टर कभी माना नहीं। और बच्चन साहब को मैं आज भी थोड़े अप फिल्म्स में देखने के बाद लगता है एक्टर हैं, बट बच्चन साहब वॉइस की खाते हैं जिसके लिए वो फेल्यूर डिक्लेयर हुए थे बच्चन साहब। बट बच्चन साहब तो बहुत अच्छे एक्टर नहीं थे। उस टाइम में अगर कोई अच्छा एक्टर था तो विनोद खन्ना जी। और जो उनका जो फिल्म में एक्ट करने का अंदाज वो डिफरेंट था। जब मुझे अब्बास सर ने बताया कि आपको पता है कि आपका पहला शॉट किसके साथ है, बिकॉज हमारे शो का मुहूर्त शॉट आपसे, तो जब उन्होंने नाम बताया विनोद खन्ना, तो मुझे आज भी याद है कि मैं उस वक्त ये बात एयरपोर्ट पे ही था और टेलीफोनिकली बात हुई थी। मैं जैसे कहते हैं ना मैड, तो जिसको मैं हमारी भाषा में एक्टर मानता हूँ, उस एक्टर के साथ पहला शॉट। एंड जिस दिन था मैं बहुत नर्वस था, शूट वाले दिन मैं बहुत नर्वस था। तो विनोद खन्ना और दूसरा पहली बार कैमरा, और वो बहुत हाई लेवल पे शूट करते थे अब्बास जी। मैंने देखा 4 कैमरे में शूट है मेरा पहला शॉट, और वो अगुडा जेल के बाहर। मेरा पहला जो शॉट था अगुडा जेल गोवा का, उस पर शूट था। और ठीक बाहर, और खन्ना जी जब बाहर निकले तो उन्होंने बहुत उससे पूछा, उनको शायद बता दिया गया था पहले से कि ही इज़ वर्किंग इन कस्टम्स एंड वट एवर। तो उन्होंने कहा भाई वेयर इज़ द कमिश्नर। तो वो यूनिफॉर्म देख लिया था और मैं उनसे खुद मिलने गया, और जब मैं उनके पैर छूने लगा तो उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दिया और बोला डरना नहीं, ये भूल जाओ कि विनोद खन्ना के साथ एक्ट कर रहे हो। यू जस्ट फील कि यू आर द कमिश्नर एंड आई एम योर पैसेंजर। ये उनके वर्ड थे। और पहला शॉट हमने ना सिंगल टेक पे दिया, सिंगल टेक, फर्स्ट सिंगल टेक। क्योंकि अब मस्तान जी जब शॉट लेते हैं तो उनकी चीज़ें अब मैं बहुत सीख गया हूँ। उनका जो ओके चलता है ना, जब फाइनल जो जिस शॉट को वो कंप्लीट मानते हैं तो वो बहुत लंबा चलता है ओके। तो मैं तो समझ ही नहीं पाया ओके का मतलब, बट मेरे लिए तो पहला था। उसके बाद विनोद जी ने मुझे अपने वैनिटी ले गए और बोला तो मुझे तो लगता तुम तो यार पहले भी फिल्म कर चुके हो। मैंने कहा नहीं सर, मैंने पहली बार कैमरा देखा आज। तो अब्बास, तब तक अब्बास जी भी आ गए और अब्बास जी ने मेरे बहुत पिट पड़ा। वो क्या कहने लगे, सुमित जी आपने तो कमाल कर दिया। क्योंकि जो मॉड्यूलेशन ऑफ डायलॉग था वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि खड़े होकर ही करना था ना, और उनको कुछ स्टिक खिलाना था। आई थिंक वो सीन एडिट हो गया कि पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। आप प्रेशर फील कर रहे थे उस समय? प्रेशर फील कर रहे थे? नहीं, भूल गया था मैं।
जब तक शॉट नहीं दिया तब तक प्रेशर फील कर रहा था, लेकिन उन्होंने जब मुझे बोला ना, यू आर कमिश्नर एंड आई एम योर पैसेंजर, यू जस्ट फील इट, आई एम स्टैंडिंग जस्ट दिस साइड एंड यू स्टैंडिंग दिस साइड, बहुत प्यार से बोला। तो उसके बाद मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, द डिफरेंसेस बिटवीन द 40 ईयर्स ऑफ द रील एंड रियल, बिकॉज मैं 40 साल से उनको फिल्म देख रहा था और 40 साल बाद मैंने उनके साथ रियल शॉट दिया था। तो मेरी फिल्मी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फिर मैंने कुछ कैमियो कैरेक्टर होता ना, पागलपन, छोटे छोटे जो भी रोल मिल जाए कर लो, तो मैं डेली सोप्स में करने लगा। आप अब्बास मस्तान जी के साथ अभी भी टच में हैं? हाँ, आई एम इन रेगुलर टच बिकॉज आई एम फैमिली। उन्होंने कभी मुझको फैमिली से अलग मानते ही नहीं है। मैं रेगुलर टच में हूँ, व्हाट्सएप कभी भी मैसेज करता हूँ तो उसका इमीडिएट जवाब आता है, या वो मुझे कभी करते हैं। इवन कि उनके बच्चे भी मेरे एकदम टच में हैं, मुस्तफ़ा और जो उनके जो हुसैन जी के बेटे, सब मेरे टच में हैं। लेकिन हाँ, रेगुलर तो जैसे कोई किसी के टच में नहीं रहता, बट आई एम इन अ टच ऑलवेज। वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। तो यहाँ से मेरी फिल्मी जर्नी शुरू हुई। मैं कस्टम में वापस आता हूँ। कस्टम में केस क्या आते थे सर वहाँ पर? क्या केस आप फेस करते थे वहाँ पर? कस्टम में बहुत ही ओशन है बेसिकली, इट इज़ एंडलेस। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे अभी डिक्लेयर तो नहीं करना चाहिए, मैंने उसको लिखा है, उसके कंटेंट्स लिखे, और जिसको नेटफ्लिक्स और नीरज पांडे जी ने वर्ल्ड के सामने लाने जा रहे हैं। वर्ल्ड के सामने? मैंने एक नीरज जी के साथ जब मैं मिला तो नीरज जी ने हमारे कंटेंट्स को प्रोफेशनली ले लिया, और अभी उन्होंने एक शो बनाया तस्करी। तस्करी मेरी ज़िंदगी है, जो 8 साल मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिए हैं, या ओवरऑल जो आपने बोला ना कस्टम में केसेस, हम अगर डिफाइन करने जाएंगे तो इट इज़ ए एंडलेस टाइम। ना आपके पास उतना वक्त, ना मेरे पास उतना वक्त, क्योंकि डेली आपको कुछ नयापन मिलेगा, कोई मोनोटोनस चीज़ नहीं मिलेगी। मोनोटोनस है, लेकिन हो सकता है कोई चीज़ कप में हो, कोई चीज़ ग्लास में हो, कोई चीज़ माइक में हो, कोई चीज़ बॉडी में हो। दैट इज़ द डिफरेंसेस। उसको आइडेंटिफाई करना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टम ऑफिसर, हाउ टू डिटेक्ट। और उसके बाद उस कस्टम ऑफिसर की ज़िंदगी बहुतों के साथ जुड़ी है। हम बहुत इजीली मीडिया में बोल देते हैं कस्टम वाला ऐसा है वैसा है, लेकिन उसका बैकड्रॉप में नहीं जाता है कि वो अपने लाइफ को कैसे खोता है, वो अपनी फैमिलीज़ को खोता है। आपने बोला ना कि फैमिली में कितने लोग हैं, तो मेरा जवाब यही है ना कि फैमिली में बहुत लोग हैं। आज मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे इस शहर में आपके, तब भी मेरे साथ जो लोग हैं वही तो मेरा परिवार है। बाकी तो व्हाट्सएप और आजकल कितने डिजिटल मीडिया हो गए, बट हम जिसके साथ समय गुजार रहे हैं वही परिवार है। मेरा सुख दुख झेलने वाला ही परिवार है। बाकी तो समाज ने वो तो एक क्राइटेरिया बना दिया, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, आप सोचते हो वो परिवार, दैट इज़ द ब्लड, वो हमारा खून चलता है। आपने नीरज पांडे की बात करी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि नीरज पांडे से आप फर्स्ट टाइम कब मिले? नीरज पांडे जी से मैं 2019 में मिला था, अक्टूबर के महीने में। मेरे अब पहली बार उनसे रूबरू हुए इसी तस्करी के शो के मुद्दे में, क्योंकि समाव तो मैंने तस्करी लिखना शुरू किया था, और हमारा छोटा भाई है जो कि अभी जो पहले वो एंडमॉल शाइन कंपनी के सीएमडी थे, एंडमॉल शाइन जो कि बिग बॉस और ये सब बड़े शोज़ बनाते, वो छोटा भाई मेरा उसी का सीएमडी था। तो उसने मोटिवेट किया, शशि वर्मा जी के बारे में जैसे मैंने कहा, और हमारे परिवार के लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज किया कि लिखो, अच्छा सब्जेक्ट है। और मेरा अंदर से इंट्यूशन था कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और इसको जो भी बनाएगा तो बहुत चलेगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिफरेंट, क्योंकि इसमें खाली स्मगलिंग नहीं है, इसमें ज़िंदगी भी है, आप इसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
मैं लिखता ही हूँ ज़िंदगी, तो उसमें हर चीज़ को मैंने बेसिकली ऐड ऑन किया है। तो इस तरह से मैं पहली बार जब समहाउ वही टीनू देसाई जी ने मुझे कॉल किया कि मुझे एक शो लिखना चाहता हूँ और कस्टम्स पर, एयरपोर्ट कस्टम्स पे, क्योंकि कस्टम्स बहुत वाइड है, कस्टम लैंड कस्टम भी है, सी कस्टम भी है, एंड दिस इज़ द एयर कस्टम। तो जो मैंने तस्करी लिखी वो बेसिकली एयर कस्टम्स से बेस्ड है, और मैंने उसको बॉम्बे एयर कस्टम्स पे ही लिखा ज़्यादातर, तो बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके ही लिखा है। तो नीरज जी तब तक बहुत हाइट थे, क्योंकि टीनू देसाई जब मेरी पहली बार मिले तो वो मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि आपको ऑनेस्टली बोलूं कि फिल्मी लोग कस्टम्स वालों से दोस्ती इसलिए रखते हैं कि उनके हजारों काम पड़ते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। रिलेशन मेंटेन रहने चाहिए बस। लेकिन वो सब इन माई लैंग्वेज दे आर ऑल द सेल्फिश। काम निकल गया, ख़त्म हो गया, और हम लोग क्या है, सेलिब्रिटी क्रेज़ में फंसे रहते हैं। एनी हाउ, तो टीनू जी से मेरी मुलाकात हुई, मैं मिल लिया। फिर टीनू जी बोले नहीं, पहले आप हाँ करिए तब बताऊंगा कि किसको बनाना है। तो somehow I discussed with my fellows Shashi and Abhishek Rege, because they are the filmy people and they know the value of the show. बहुत महंगा शो है। तो फिर मैंने, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, एक बार आप हाँ करके देखो ना, तब तो नाम डिस्क्लोज होगा। तो टीनू ने फ़ोन पे मुझे बोला, सर ये शो नीरज पांडे जी बनाना चाहते हैं। आई थिंक मुझे कुछ समय नहीं लगा हाँ करने में, तो नीरज इज़ अ ब्रांड वैल्यू, और वो जिस तरह के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है। स्पेशल 26 हो या स्पेशल ऑप्स हो, काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए उन्होंने। हाँ, उन्होंने नहीं, उन्होंने कुछ फैमिली टाइप के बने, ठीक है, इट इज़ द मैटर ऑफ चांस कि जो उनके थ्रिल्स चलते हैं वो शायद फैमिली नहीं चल पाया, बट मेहनत तो वो या उनकी टीम सब करती है। नीरज की स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है? इट्स अ वेरी ब्रॉड, बहुत ही डीप वो काम करते हैं, टेकिंग टाइम अ लॉट। मेरे शो को बनाने में उनको ज़रूर 5 साल गए, बट आई थिंक जो निखर के आएगा वो आई थिंक हर कोई नहीं बना सकता है। नीरज वेरी डिफरेंट, नीरज बहुत डीपली काम करते हैं, क्योंकि जब मैं मेरे साथ एक नंबर ऑफ टाइम्स मीटिंग, एंड नीरज जी की जो टीम है, डिटेलिंग, हर चीज़ की डिटेलिंग, अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म की डिटेलिंग, वो कहीं से फैब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली मैंने कल ही स्पेशल ऑप्स का 2nd एपिसोड देख रहा था भाई, के जी एकदम डूबे हुए हैं, बट वो जो डिटेलिंग, वो हर आदमी के बस का काम नहीं है। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ इजी टास्क, बहुत समय लगता है, लिखने में समय लगता है। कई कई ड्राफ्ट, मुझे लगता है मेरे फर्स्ट सीज़न में ही 3 या 4 ड्राफ्ट बने। समटाइम मुझे शुरू में मुझे बड़ा इरिटेशन सा लगता था, अरे नीरज भाई या विपुल जी वन ऑफ द राइटर ऑफ माय शो, अरे एक ही चीज़ को कई बार पूछते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि मुझे भी उससे ज़्यादा नॉलेज होने लगी। मैं भी बहुत प्रोसेस में हूँ ना इसमें। मैं क्योंकि दिन रात उसी के बारे में सोचता हूँ, केस की एक एक डिटेलिंग। मैंने आपसे बोला ना कि कभी कप में, कभी ग्लास में, कभी माइक में, तो स्मगलिंग इज़ ए वास्ट, क्योंकि जहाँ से एक डायलॉग मेरा है, जहाँ तेरी सोच रुकती है ना, वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। जहाँ तू खत्म होता है वहाँ जन्म मैं लेता हूँ। क्योंकि कैरियर या स्मगलर हमसे ज़्यादा ब्रेन लगाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे ब्रेन की धज्जी आप उड़ा देते हो, क्योंकि मैं कितना हाइड करता हूँ,
उस हाइट को पता आप अपने हिसाब से लगा लेते हो। तो शायद यही कंटेंट आएगा आप लोग के पास जल्दी ही नीरज जी के डायरेक्टोरियल में। आप कौन सी फिल्म बना रहे थे जो आपकी बनी भी नहीं, आपके पैसे भी डूब गए? हाँ, इट इज़ ए बेसिकली एक्सपीरियंस, तजुर्बा। मैं एक एक्चुअली क्या होता है ना, शौक बहुत कुछ सिखा भी देता है। तो आपने सही कहा कि एक फिल्म मैं बना रहा था, वो भोजपुरी फिल्म था, अच्छे भोजपुरी स्टार कास्ट के साथ बना रहा था और पैसे भी डूब गए, ये भी सच है। लेकिन मैं ना उसके प्रतिकूल को कभी नहीं जाता हूँ, मैं उसके जो पॉजिटिव चीज़ है, अनुकूलता, जो गए उसको भूल गया मैं, और मेरी वजह से जिसके गए उसको भी भुलवाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैंने ये सोचा कि पैसे जाने दो लेकिन ईमान मत जाने दो। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इसका लांछन सबसे ज़्यादा लगता है कि उसने पैसे मार दिए। पैसे मार। कम से कम मैं सीना तान के चलता हूँ बम्बई शहर में, और वही लोग मुझे मिलते हैं कि कभी कोई कहता नहीं कि आपने मेरे पैसे मार दिए। बल्कि मेरी उस फिल्म का आज भी जो भी ग्राफिक है मेरे डायरेक्टर ने कहाँ रखा है, मैं कभी किसी के टच में भी नहीं, और मैं उस बैकड्रॉप को एकदम ही जो होता है ना पर्दे से डाल दिया। पर उसका जो तजुर्बा सीख लिया ना, मेरे पास बहुत लोग कहते हैं ये फिल्म बनानी, पैसे लगाने हैं। मैं समझ गया ना कैसे फिल्म मेकिंग है। और मैं यही एडवाइस करता हूँ कि इतनी जल्दी फिल्म मेकिंग में पैसे नहीं लगाना चाहिए जब तक कि आपके ऊपर कोई सपोर्ट ना हो। और इंडस्ट्री देखिए, अभी तो बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया, आप लोग छोटे छोटे कैमरे, अच्छे हमारे पास मोबाइल्स आ गए, उससे बनाते हैं। तब बड़ी फिल्म का ही ज़माना था, तो हम एक बड़े लेवल पे फिल्म बना रहे थे भोजपुरी, वो खैर नहीं बन पाई। तो आपने प्रश्न उठाया तो याद आ गया, अदरवाइज़ मैं उस विषय पे कभी कोई बात नहीं करता। आपका मुंबई वाला घर एक टाइम पे आर्टिस्टों के लिए ओपन था, लेकिन आपने आज वो गेट बंद कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता। मुझे ऐसा लगा कि मेरा समय उससे ख़राब होता है, क्योंकि दे आर अनप्रोफेशनल, वो समय बिताने आते थे और मेरा समय होता ना कि खाली मेरा। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि भाई मैं अपने समय को उन खाली समय वालों के लिए क्यों बर्बाद करूं। तो इसलिए वो धीरे धीरे जब आप उस नेचर के हो जाएंगे तो आपसे वो समय तो सिमट जाएंगे। तो मैं सिमट गया, क्योंकि मुझे उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, मैं लेखन करता हूँ। इरफान सर और तिग्मांशु सर के साथ आपकी अच्छी मुलाकात है। हाँ, एक्चुअली उसका कारण क्या है, मेरी उनसे डायरेक्ट कभी मुलाकात नहीं थी। मेरे बड़े भाई संदीप नाथ, जो लेखक भी हैं आजकल, वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हो गए, खुद गाते भी हैं, बट इज़ अ टैलेंटेड इन अ राइटिंग। तिग्मांशु जी से उनके घरेलू संबंध हैं संदीप दादा के हमारे, और इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, तो उनके साथ मैं काफ़ी जगह जाता था, रहता था। तो क्या होता, तिग्मांशु भाई सबके यहाँ जाता था। बाकी मेरा ऐसा कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है कि मैं उनके यहाँ डेली उठता बैठता हूँ। उससे ज़्यादा अच्छे संबंध मेरे नीरज जी से हैं, और भी कई लोगों से हैं। बट तिग्मांशु, हाँ, वहाँ पे ज़रूर मेरी इरफान भाई जी से मुलाकात होती थी। और इरफान जी एक्चुअली भी हमारे पड़ोसी भी थे। मैं उनके बगल वाली सोसाइटी में ही, लोखंडवाला में रहता हूँ, तो वो हमारे बगल में ही वाले ही सोसाइटी में रहते थे। तो कभी कभी उसके बाद मुलाकात होती तो हेलो हाय हो जाती थी, क्योंकि पहचान हो गई थी। बट फिल्म जगत में वो एक, मैं जिसको आज के हिसाब से कलाकार मानता था, तो इरफान साहब को मानता था। कलाकार था, वर्सटाइल, और बहुत हम्बल, कभी कोई घमंड नहीं देखा उनको, घंटों घंटों बतियाने वाले। तो मैं उनसे रूबरू हुआ हूँ कई बार। बातें क्या होती थी, फिल्मों को लेकर कि और कुछ नहीं था? नहीं, जनरल बात, फिल्मों की भी बात होती है। अब देखिए, इस देश में चर्चा ही है, और चर्चा हर किसी की चर्चा होती है। बट एज सच जनरल टॉक बहुत होती थी।
जनरल टॉक ज़्यादा होती थी और इधर उधर की बातें, बाकी फिल्मी बातें वो भी कहते थे अरे यार कस्टम में नौकरी करते हो अच्छी बात है। तो उस ज़माने में जब मैं मिलता था उनसे तो मैं अरुण गोविल जी का एक मेगा शो कर रहा था, तो उसके भी कई बात होती थी, उन्होंने भी कई एपिसोड्स मेरे देखे थे, तो सब बात होती थी, जनरल बात। संदीप नाथ और सुमित सरकार दोनों भाई बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन साथ में काम क्यों नहीं करते हैं? ईश्वर की अपनी एक है, नहीं करते, आएगा टाइम तो करेंगे, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बोले थे कि डेस्टाइंड, जिस दिन अगर ईश्वर चाहेगा तो कर लेंगे, एक होके कर लेंगे। इंतजार रहेगा दोनों के साथ काम करने का। हाँ हाँ, जरूर जरूर। जॉब के साथ आप राइटिंग के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं? देखिए समय 24 घंटे ही है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और जहां आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया आपको समय मिल गया। सब चीज़ का मैनेजमेंट है। आप खाने के लिए भी समय निकालते हैं, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता खाने के लिए, लेकिन एट द मोमेंट कभी तो भूख लगेगी तो आप खाएंगे ना, तो बेटर एक टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए ना। तो मैं जनरली लिखता था अंधेरी से चर्च गेट का ट्रैवल टाइम, सुकून, सोचने की क्षमताएं, हम्म। तो टाइम निकाला जाता है। टाइम में जैसे आपके साथ आज बैठा हूँ तो एक टाइम मैनेजमेंट किया ना, हो सकता है मैं अभी कुछ दूसरा काम करता, लेकिन मैंने कल आपसे जब टाइमलाइन सेट कर लिया तो वो एक टाइम मैनेजमेंट हो गया, बाकी तो थोड़ा प्लस माइनस चलता है। एक टाइम था आप बहुत अल्कोहलिक हो गए थे। आप मतलब एयरपोर्ट पे भी 4 पैग ऑन द रॉक्स के बाद उतरते थे। या आपने कंट्रोल कैसे किया? बोला ना कि डिटर्मिनेशन, जब तक कि आपके मन में, दिल में नहीं, दिल में तो आता जाता रहता, मन में आपने अब जिज्ञासा उठा दी इस काम को करना है और इस काम को नहीं करना, हम्म। तो अचीव हो जाएंगे। क्या होता है, गोल क्रिएट किया जाता है, विजन, विजन को आपको डिटर्मिनेशन से बदलना है। तो मैंने 2018 के बाद सोचा कि नहीं पीना है तो नहीं पीना है, तो मैं बहुत लोगों के साथ बैठता हूँ, नहीं पीता तो नहीं पीता। विपासना की एंट्री कहाँ से हुई आपकी लाइफ में? हाँ, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, और शायद क्योंकि वही मेरे जीवन शैली को उसने बदल दिया। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था 2021-22 से, और जल्दी इरिटेट हो जाना, गुस्सा होकर बात करना, सरकास्टिक बात करना। तो हमारे एक सीनियर थे मिस्टर बी आर बेनीवाल साहब, बेनीवाल साहब मेरे बॉस थे और बहुत कूल माइंड इंसान, मैं इनको देवता ही बोलता हूँ। एक दिन ऐसा कुछ था कि मैं बहुत गुस्सा हो रहा था अपने एक ऑफिसर पे, तो उन्होंने मुझे बोला सुमित थोड़ी देर के बाद मेरे पास बैठना। मैं बोला कि सुमित तुम देखो ये बात आराम से भी कर सकते थे, गलती और अच्छा होता रहता है, लेकिन तुम इसको कूल करो और खुद को जला रहे हो, गुस्सा हुए थोड़ी देर बाद तुमको गिल्ट फील हो रहा कि अननेसेसरी, बेटर यू ज्वाइन विपाशना, कंसंट्रेट योरसेल्फ, मेडिटेट करो अपने आप को, बहुत टफ है लेकिन करो। और मैं, टर्निंग पॉइंट था मई का, शायद अप्रैल का महीना था, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा, उन्होंने बोला जाओ विपाशना की साइट में देखो कि एट द अर्लीस्ट कौन सा दिन है। तो मैंने देखा कि नवसारी गुजरात में है, तो वो सर पहले कर चुके थे नवसारी में, तो बोले सुमित बहुत अच्छा एम्बियंस है तुम जाके वहीं करना। तो मैंने कहा सर वहां तो ब्लॉक हो गया है, तो बोले चलो तुम्हें करना है तो मैं तुम्हें अगले फोन कर देता हूँ। तो उन्होंने हाँ, फोन कर दिया, तो मेरी बहुत हंसी मजाक हुई, ऑफिस वालों ने भी कहा इतना इजी नहीं है, फोन सारा दिन छूटता नहीं तुम्हारा,
मुंह तुम्हारा बंद होता नहीं तो तुम बेकार इसको कर नहीं पाओगे, बिकॉज आई एम वेरी टॉकेटिव। थोड़ा भी धीरे धीरे कम हुआ है, फायदे भी हो रहे हैं, कम बोलने से फायदे होते हैं। तो सब, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, परिवार का कोई भी सदस्य डांटता ही है कि ज्यादा बोल जाते हो, तो गलत भी सच भी। मैंने कहा चैलेंज है, तो कहा ना गोल बन गया। दैट टाइम मेरे ना कुछ प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी नी एंड स्पाइनल में, तो मैं जमीन में बैठने की प्रॉब्लम थी। एनी हाउ 2 मई किस या 22, तो मैं आई थिंक 2021, तो मेरी मदर पास हुई। मैं गया बड़े होश और जोश के साथ में गया, लोगों से इंटरेक्ट होना शुरू हुआ, एंटर किया, क्योंकि उसके बाद जैसे ही एडमिशन हो जाने वाला था, फिर उसके बाद से बातचीत बंद। वहां पे आई कैचिंग भी नहीं है विपाशना में। तो मैं वेरी वो फर्स्ट डे जब रजिस्ट्रेशन हुआ, तो जो आचार्य जी थे, तो मैं वहां पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे मैंने बोला कि मैं जमीन में बैठ नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्या चेयर मिलेगी। उन्होंने हमारे आचार्य जी के पास, हरीश भाई के पास भेजा, काफी सीनियर है। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे बोला ना, आफ्टर ऑल मैं वी आर द ब्यूरोक्रेट्स, तो मुझे थोड़ा उनका अंदाज पसंद नहीं है। बट अर्ली मोमेंट में मैंने कहा आफ्टर ऑल इज अ टीचर और मैं शिष्य, आई एम अ स्टूडेंट एंड इज अ टीचर। ठीक है, फिर इज अ गुजराती, हो सकता है उनका बोलने का तरीका ही ऐसा हो। अभी अपने यूपी में ही 1000 लोग 1000 जगह चले जाएंगे, बोल बदल जाते। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर हम जो हॉल था वहां सब बैठाए गए। मैंने देखा जमीन में ही बैठना पड़ा, बड़ी मुश्किल से मैं बैठा, मन में बहुत कोफ्त हुई। एनी हाउ फर्स्ट नाइट गुजर गया, बोलचाल बंद हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 4 o'clock उठे और 4:30 आपको हॉल में गया, तो मैंने देखा जो मेरा सीट नंबर था, गद्दी नंबर था, दैट इज 16। आज भी मैं याद रखता हूँ, मेरी गद्दी गायब वहां पे। गद्दी गायब। मैंने कहा यार, मैंने तो आचार्य जी से ऐसा कुछ भी नहीं हाँ। बोला था, कितना नाराज हो गए। तो बाद में इशारे से जो वहां पे बेसिकली अटेंडेंट्स भी होते हैं, वो भी हम ही लोग की तरह जाते हैं 10 दिन के लिए। उन्होंने इशारा किया कि वो पीछे जाओ, तो मैं पीछे गया, तो देखा वहां 16 नंबर चेयर पे हैंग। मुझे लगा यार कुर्सी दे दी गई, लेकिन वो कुर्सी ऐसे नहीं थी। वो बेसिकली आपने देखा होगा ना, राजगद्दी में काफी शोज देखते हैं ना आप लोग, तो सिंहासन के अगल बगल की जो वैसे ही गद्दी पड़ी हुई। अब यानी नेक्स्ट मोमेंट पे मैंने एक अंकल को देखा, वो काफी बेसिकली प्रॉब्लम में थे, पैथेटिक टाइप का, बैठने में उनको कष्ट हो रहा था। बट मैंने उनको देखा वो जमीन में बैठे, उनके नी इश्यूज थे, काफी रोमैटिक था, उनको बहुत सीवियर रोमैटिक था। मेरे दिमाग में आया कि जब वो इंसान बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने कुर्सी पे नहीं बैठा, कुर्सी के सहारे में आगे बैठ गया गद्दी लेके। कोई एक इंस्पिरेशन मिली वहां से। बट जब मैंने 10 दिन कर लिया, तो आचार्य जी ने एक सीक्रेट वो खोला कि मैंने आपका नाम लिख रखा था कि आप 2 दिन बाद चले जाओ। बस मैं बहुत कंफ्यूज था,
कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, बहुत डिस्टर्ब था। एंड आई नो 4th डे से मैंने 7th डे तक लगातार रोया हूँ। आई वाज क्राइड अ लॉट। आपको गुस्से की इतनी आदत हो चुकी थी कि आपने एक बार एक डायरेक्टर को भी चिल्ला दिया? हाँ हाँ, होमी वाडिया साहब को तो मैंने ऐसा ढकेल दिया कि वो रोज हमको ऐसे बात करते थे। वन डे एकदम ऐसा हो गया, होमी वाडिया को होमी वाडिया के धरातल से नीचे कर दिया, इज्जत का सराबोर कर दिया मैंने उनका। कि ऐसा तो है नहीं कि ये नाटक के 5 आदमी हैं रंगमंच के स्टेज पे, फिल्म शो कर रहे हैं 50 से 100 आदमी, एकदम उस जमाने के कनपुरिया अंदाज में बात किया था। तो वो तो मेरे साथ क्या है, मैं बाद में गिल्ट फील करता हूँ बिकॉज, लेकिन वो क्या, तीर तो चल गया ना, आपकी जो बैड हैबिट्स थी वो निकल गई, वो अच्छाई को दाब देती है। अब धीरे धीरे विपाशना से करता जा रहा हूँ, कम होती जा रही है, कूल हो गया हूँ। तो कैसा लगा आप लोग को हमारा ये आज का पॉडकास्ट? आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे आप लोग के लाइक कमेंट शेयर चाहिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।